बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूँ सूबिया खान और आप देख रहे हैं A1 टीवी की नशरियात। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम की नोयत होती है कि हम मुख्तलिफ शख्सियात को अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं जिनका ताल्लुक़ जो होता है मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से होता है, ताकि हम जान सकें कि वो अपने शोबे में रहते हुए मुल्क और कौम के लिए क्या कर रहे हैं और क्या उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और क्या उनकी जो है वो हिस्ट्री है, उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं और बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत इस्लामाबाद की जानी पहचानी हमारे साथ हैं, जो कि सब जानते हैं कि इस्लामाबाद में आपको पाकिस्तान में बल्कि एक आजकल एक बात चल रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, जो हम सुन रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं और देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और हो भी रहा है कि इंपोर्ट पे जो है वो कुछ अशिया पे पाबंदी आयद कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस हवाले से हमने सोचा कि हम किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे हम डिस्कस भी करते हैं और बात भी करते हैं इस हवाले से कि क्या ऐसी वजूहात हैं, किस बिना पर जो है वो ऐसे हालात जो हैं वो आए हैं और इस वजह से हम कैसे इनसे निमट सकते हैं। तो आज जो हमारे प्रोग्राम की शख्सियत हैं वो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बहुत अहम शख्सियत प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शकील मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सोबिया कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहम्मद शकील साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम निकाला है। आप भी आज भी बहुत बिजी थे, आज भी आपका कोई इवेंट चल रहा था, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई ना कोई इवेंट्स होते रहते हैं और आप वैसे भी बहुत बिजी शख्सियत है। प्रेसिडेंट होना भी एक बहुत, कहते हैं कि वो बिज़ी मैन के हवाले से समझा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं लोग और उनकी मुख्तलिफ इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं। और जैसे कि मैंने अभी बात की कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से एक बात कर रहे थे कि जो दरामदात पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद हुई है कुछ अशिया पर, वो आप क्या समझते हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए आप तशरीफ़ लाए। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट बैन लगाया है कुछ अशिया के ऊपर, उसका बेसिक इशू तो ये था कि जो एकदम से डॉलर की फ्लक्चुएशन बढ़ना शुरू हो गई इन्फ्लेशन की वजह से, और मार्केट में जो है वो डॉलर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ना रही। और उसमें गवर्नमेंट ने, चूँकि गवर्नमेंट अभी रिसेंटली आपके सामने अभी उन्हें 1.5 माह हुआ है तकरीबन आए हुए, तो कोई उनको जो फौरी मैयर्स उन्होंने देखे तो उन्होंने ये समझा कि शायद हम ये बैन इम्पोज कर दें तो इससे चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। मेरे ख्याल से एक तो ये उनका डिसीजन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि गलत डिसीजन था, इस लिहाज से कि टोटल डेफिसिट आपका कोई 39 बिलियन से भी ज़्यादा का है। अच्छा, और जो इन अशिया जो कि जिनके ऊपर बैन लगाया गया वो तकरीबन बन रही हैं कोई 6 अरब के 6 बिलियन की अमाउंट। अच्छा, लेकिन उससे अफेक्ट जो हो रहा है वो बहुत सारी लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। जितने इम्पोर्टर थे वो तो इफेक्ट हो ही रहे हैं, उनके साथ आप देखें कि एक इम्पोर्टर के साथ उसका जो 200-250 एम्प्लाई एक अगर इम्पोर्टर के साथ अटैच है तो वो 200-250 एम्प्लाई नहीं है, 200-250 फैमिलीज़ हैं जो उसके साथ अटैच है, तो वो इफ़ेक्ट हो रही। अच्छा, उसमें आप देखें कि अब इसमें बेशुमार आइटम्स थी। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहिए था कि आज के दौर में लग्जरी की डेफिनेशन क्या होगी। हम देखें आज के दौर में लग्जरी आइटम जो है हमारी, आप हर चीज़ को लग्जरी जो अब जैसे रेफ्रिजरेशन है तो रेफ्रिजरेशन को आप लग्जरी नहीं ले सकते, ये नेसेसिटी है आपकी। इसी तरह से आप देखें पोल्ट्री फीड के हवाले से, इसी तरह से आप फूड आइटम्स हैं कुछ जो इम्पोर्टेड फूड आइटम्स हैं, उसमें आप देख लें कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो नीड बन गई हैं आपकी। पाकिस्तान में उनकी वो उसकी पैदावार मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। अच्छा, आप उसमें इवन देन कि आप पेम्पर तक हम जो है बच्चों का वो इम्पोर्ट होता है कि हमारे यहाँ पेम्पर भी उस क्वालिटी का पेम्पर हम यहाँ पे अभी तक नहीं बना पाए। लेकिन अब पेम्पर, बच्चों का पेम्पर आप देखें कि वो एक नीड है कि पेम्पर, कोई भी पेम्पर है तो वो नीड बन गई है उसको आप इशू ये बना कि गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ अ सडन एक डिसीजन लिया
और उसको उन्होंने उसके ऊपर बैन इम्पोज कर दिए। अच्छा, अब आप देखें जितने इम्पोर्टर थे उन्होंने एडवांसेस दिए हुए थे, प्रोडक्ट्स रेडी थी, उनमें इंपोर्ट के लिए ऑलरेडी उनका रेमिटेंसेस फॉरवर्ड हो चुकी हुई थी। वो जब अच्छा अब जब मैन्युफैक्चरिंग कर चुका है तो वो तो प्रोडक्ट वो तो कहेगा इंपोर्टर को कि भाई आप अपनी जो पेमेंट आपने दी हुई है मैंने तो मैन्युफैक्चरिंग कर दी है, माल उठाएं आप अपना, जो बैलेंस पेमेंट है वो दे, माल उठाएं। सही, वो माल इंपोर्टर माल उठा नहीं पाएगा। अच्छा, उससे वो क्या होगा कि वो भी स्टक हो गया। अच्छा, फिर इसमें आप देखें जो फूड आइटम के ऊपर 2019 में ऐसा तो आया था कि जी पाकिस्तान में जो फूड आइटम्स आएंगी उसको उर्दू प्रिंटिंग में उसके ऊपर लेबलिंग होगी। सही। अच्छा, अब वो लेबलिंग जो उर्दू प्रिंटिंग की है वो सिर्फ पाकिस्तान में चलती है, बाकी किसी दुनिया के मुल्क में नहीं चलती। अच्छा, अब वो उर्दू प्रिंटिंग की लेबलिंग के साथ उन्होंने वो लेबल करवा लिए, प्रोडक्ट अपनी पैकिंग करवा ली। अब उसको वो कहाँ लेके जाएगा? तो इसमें आप देखें कि गवर्नमेंट को चाहिए ये था कि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम फ्रेम रखते कि जी आप महीने का 2 महीने का टाइम है, इसके अंदर इंपोर्टर्स ने जो ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं वो अपने अपने ऑर्डर क्लियर कर लें, उसके बाद हम इन चीजों पे बैन लगा दें। और उसमें से भी जो नेसेसिटी थी लग्जरी में जो आती थी, जिनसे आप समझते थे कि जिनसे एक आम आदमी इफेक्ट नहीं हो रहा, उसको आप जो है बिल्कुल आप बैन लगाते उसमें। लेकिन इस तरह से ऑल ऑफ अ सडन आप बैन लगा देते हैं तो आप देखें मेरे पास तो रोज कोई ना कोई एसोसिएशन आई होती है जी हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमारे लिए इशू बन गया है, हमारी पेमेंट्स हमने दी हुई हैं, हमारे लिए बड़ा इसको प्रॉब्लम बन गया है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करें कि इसको फिलहाल इसको बैन लिफ्ट करें और ताकि हम लोग अपनी चीज प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकें। तो ये मसाइल आप समझते हैं कि ये हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि अगर दरामदात बंद की गई हैं तो जैसे कुछ ममालिक में ऐसा है कि वो अपनी बनाई हुई चीज़ों पर, अपने मुल्क की जो अपनी लोकल चीज़ें होती हैं उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा फ़रोग देते हैं और ज़्यादा प्रोजेक्शन उनको देते हैं चीज़ों को, तो उससे आपको ज़्यादा ये भी होता है कि फ़ायदा भी होता है उस सूरत में। तो आप क्या समझते हैं? नहीं देखिए सोफिया, वो बिल्कुल हम अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं मैं बता रहा हूँ इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे मुल्क में बन ही नहीं रही। तो अब बनाएंगे ना फिर जब नहीं वो तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना, तो लॉन्ग टर्म है ना। लेकिन फिल वक्त जो एकदम से एक इशू बन गया, मैस क्रिएट हो गया एकदम से, जो आपके ऊपर एक उसको कैसे महंगाई का आ गया, वो तो देखें ना आपने उसको। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आप ब्रांड्स को डिस्करेज कर रहे हैं। आप देखें आपके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, नाइकी है, एडिडास है और बेशुमार ब्रांड्स हैं। अब वो ब्रांड्स हैं कि जिनको आपने एनकरेज करना था कि वो आए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। अच्छा। उसके लिए उनको आपने मोटिवेट करना था। आप उनको बैन कर देंगे तो वो फिर यहाँ का रुख तो नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे जी कि हम पाकिस्तान की मार्केट को हमें कोई बेनिफिट नहीं है तो हम किस लिए जाएं। आप उनको अट्रैक्शन दें ना, आप एमनेस्टी स्कीम्स दें, ऐसी चीज जिससे कि लोग इस तरफ अट्रैक्ट हों, लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएं। सही। तब जब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम आएंगे, जब इंडस्ट्री लगेगी, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हम एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी। अभी आप देखें हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है उसमें क्योंकि अब हमारी डिमांड बढ़ गई है ना। हम लोग इतना रिलाई करने लग गए हैं, जो दरामदात हैं जिनको कहा जाता है कि इंपोर्ट पे हम लोग इतना वो करना शुरू हो गए हैं कि हम कहते हैं कि हर चीज़ हमने ब्रांडेड पहननी है। हमने अपनी लाइफ को खुद ही लग्जूरियस बनाया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर इस तरह की चीज़ थोड़ी सी पाबंदी लगे, मैं ये नहीं कह रही कि ब्रांड्स को डिस्करेज नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन जहाँ तक आवाम को भी है, आवाम को भी चाहिए कि अपने प्रोडक्ट्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो प्रोजेक्शन दें और उनको ज़्यादा उनको इस्तेमाल करें, ना कि क्योंकि आज की जो हम आजकल के दौर की नेसेसिटी देखते हैं, नेसेसिटी नहीं वैसे इसको कहा जा सकता, ये हम कह सकते हैं कि हमारा अपना मतलब हमने अपनी लाइफ में खुद चीज़ें कुछ ऐसी इन्वॉल्व कर ली हैं, बढ़ा ली हैं, अपनी चॉइसेस बढ़ा ली हैं और फेवरेटिज्म कह लें, कुछ भी कह लें कि चीज़ों के हवाले से कि हमने ये ब्रांड पहनना है, हमने ये नहीं पहनना, क्योंकि जितनी सादा हमारी ज़िंदगी होगी हमारे लिए आसानियाँ भी होती होंगी। क्या समझते हैं आप इस बारे में? नहीं देखिए वो तो एक बिजनेसमैन के हवाले से नहीं पूछ रही, वैसे मैं वैसे नॉर्मल एक क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि बिजनेसमैन के हवाले से तो मसाइल आप जो बता रहे हैं वो तो डेफिनेटली मानने वाले हैं।
मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि उसमें आप प्रोडक्ट्स को डिफाइन कर लेते हैं ना। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, जो इशू आता है, वो ये आता है कि गवर्नमेंट कभी भी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसर्न डिस्कस नहीं करती, स्टेक होल्डर्स को लूप में नहीं लेती, उनके साथ नहीं बैठती। अच्छा। हमेशा ये बात हम करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी हमेशा ये बात करती है कि जब आप फैसले ले रहे हों तो बिजनेस कम्युनिटी को जरूर ऑन बोर्ड लें। तो होना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेंगे तो बिजनेस कम्युनिटी आपको बेहतर मशवरा देगी, उसके लिहाज से आप डिसीजन लें। आप उसमें, ताकि लोगों में पैनिक ना क्रिएट हो, लोग जो है इजीली चीज़ों को, मतलब है आप इम्प्लीमेंट कर सके उसके लिए। वो हमारे यहाँ अभी उसकी थोड़ा सा कह लें फुकदान है कि अभी वो चीज़ जो है नहीं हो पा रही हमारे यहाँ इसमें। अच्छा, लेकिन शकील साहब मुझे ये बताइए ना कि डॉलर रेट जैसे बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से इन लोगों को ये कदम उठाना पड़ा, तो आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन में फिर कैसे किया जा सकता है? क्या ऐसे हालात बनाए जा सकते हैं कि डॉलर रेट जो है वो कम हो और हमारे पैसे की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो या उसकी मांग ज़्यादा हो? कैसे किया जा सकता है ये, क्या समझते हैं? देखें, एक तो ये है कि सबसे पहले डॉलर की अभी जो एक मौजूदा जो करंट सिनेरियो बना, एक तो उस वजह से डॉलर में थोड़ी सी हाइप आई, क्योंकि आप देखें जो पॉलिटिकली सिनेरियो बना, मुल्क में अनस्टेबिलिटी सी आई थोड़ी सी, तो उससे डॉलर का आप देखें मेरे ख्याल से तकरीबन ये 185 के राउंड अबाउट डॉलर को रहना चाहिए अगर ये इस पैनिक से हम निकल जाते हैं। लेकिन इस पैनिक की वजह से डॉलर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। गवर्नमेंट इसमें दो तरह के, एक तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज, दूसरा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, दो उस पर वो इम्प्लीमेंट करें, जिसमें एक तो ये करें कि जी जो भी फॉरेनर पाकिस्तान में आ रहा है उसको एक बॉन्ड इशू कर दिया जाए एयरपोर्ट से कि जी आप डॉलर में अगर परचेजिंग करेंगे तो आपको ड्यूटी फ्री परचेजिंग आप कर सकते हैं, कि उसका वो बेनिफिट हो हमारे डॉलर की, आप कह लें कि उसमें। दूसरा ये है कि कोई एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करे, जैसे पिछली गवर्नमेंट ने कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से पैकेज अनाउंस किया था। उस पैकेज से ये बेनिफिट हुआ कि उससे रिलेटेड जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी उसमें उनको उसका पहिया चला, और तकरीबन 60-70 अलाइड इंडस्ट्रीज थी जो कि चलना शुरू हो गई। अब इस गवर्नमेंट को भी चाहिए, नई गवर्नमेंट जो आई है, कि ये भी कुछ एक तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कंस्ट्रक्शन जो पैकेज है उसको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रिवाइज करें, उसको भी दोबारा से एनहांस करें। नंबर 2, इंडस्ट्रियल पैकेज जो है वो लाएं। सही। इंडस्ट्रियल पैकेज में गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ को जो है वो उसमें कह लें कि लोगों को उसमें फैसिलिटेट करें कि लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की जानिब आएँ। हमारे यहाँ इंडस्ट्री तभी ग्रो कर सकेगी जब उन्हें आप कोई SEZ लगे, यहाँ पे EPC बने जिसमें कुछ टैक्स हॉलीडेज उन्हें मिले, कुछ वो फ्री टैक्स फ्री जोन बने, लोगों को ये पता हो कि मैं फ्लांस जोन में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे इसमें 5 साल के लिए या 10 साल के लिए ये बेनिफिट है। सही। मुझे इसमें यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो कोई बेनिफिट मिल रहा है, कुछ मुझे यहाँ पे जो है वो टैक्स में जो है वो बेनिफिट है, तो डेफिनेटली लोग लोग बेनिफिट्स की तरफ देखेंगे तो फिर वो उसकी तरफ आएंगे, तो वो आएंगे। और उसमें ये होगा कि लोग एमनेस्टी स्कीम, अच्छा फिर दूसरी ये है कि एमनेस्टी स्कीम के साथ साथ आप ये भी कर दें कि जी ठीक है, आप उसमें जैसे पहले एमनेस्टी स्कीम आई थी कि जी 1% डिडक्शन के ऊपर आप टैक्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, आप अपना उसमें इंडस्ट्री लगाएंगे जो, उसको आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जी इसके पैसा कहाँ से आया है ये। तो इसी किस्म की कोई चीज़ें जो हैं अब भी लोग उसको गवर्नमेंट लाए तो मेरे ख्याल से उससे कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी मुल्क के अंदर। सही। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं डॉलर रेट भी बढ़ा तो बिजली के रेट्स भी जो है वो बढ़ गए हैं, तो आप क्या समझते हैं एक बिजनेसमैन के लिए, मतलब ये क्या प्रॉब्लम्स ला सकते हैं या क्या इम्पैक्ट पैदा कर सकता है ये
बिजली का बुरहान, एक तो हम बहुत सारी चीज़ों का देख रहे हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे बिजली के हवाले से, तो बिजली के रेट्स बढ़ गए हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, उसमें तो ऑलरेडी अब बिजली का रेट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट को आप डिस्करेज कर रहे हैं। हाँ, कि ज़ाहिर बात है हमारी प्रोडक्ट्स कंपेटेबल ही नहीं रहेगी कि हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी हमें असल में तो देखना ये है कि आया उसके लिए हम मैयस क्या लेंगे कि कुछ ग्रीन एनर्जी के ऊपर थोड़ा काम हो, कि सोलर, अब देखें जितने अब नई जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं या जितने नक्शे अप्रूव हो रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए उनके साथ सोलर जो है वो मस्ट कर दिया जाए कि जी वो अप्रूव ही तब होगा कि इसमें सोलर सिस्टम लगेगा, ताकि आपकी कुछ एनर्जी तो सेव हो उसमें। उसके साथ साथ फिर आप देखें कि आप एनर्जी कहाँ से, विंड एनर्जी से आप विंड एनर्जी का हमारा देखें मतलब बड़ा अच्छे हमारे जोन्स हैं जहाँ से विंड एनर्जी हासिल की जा सकती है, उसकी तरफ तो जो दी जाए। केपी में आप देखें हमारा वाटर फॉलिंग से आप जो है वो 70-80 हज़ार मेगावाट बिजली ले सकते हैं, वो उसके ऊपर काम किया जा सकता है, उसकी तरफ तो जो दी जा सकती है। डैम्स ऑलरेडी जो है अभी कुछ डैम्स जो हैं। अच्छा, डैम्स के हवाले से मैं कुछ ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल भी बन जाता है। डैम्स के हवाले से पुरानी हुकूमत में भी ये बड़ा शोर आया था कि जी डैम्स बनाए जा रहे हैं, डैम्स के साथ ये सारा कुछ हल हो जाएगा, मसाइल हल हो जाएंगे, ये कुछ कर दिया जाएगा, बहुत चेंजेस आ जाएंगे। और जो आप देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल जो रही है और अब जो हमारी एम्पावर्ड गवर्नमेंट है, आप क्या समझते हैं अब हालात किस तरफ निकल चुके हैं? और वो डैम्स जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सके, जो मामला तय पाए थे, तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वो तो काम हो रहा है, डैम्स के ऊपर काम हो रहा है, चले थोड़ा उसमें डिले हो सकता है, काम रुका तो कहीं पे भी नहीं है, जहाँ पे भी चल रहा है बिल्कुल चल रहा है। और आते ही आप देखें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे विज़िट किया है, डैम पे गए हैं, गालिबन दयामीर बादशाह पे गालिबन उन्होंने विज़िट किया है और उन्होंने उस पर फौरी वहाँ पे ऑर्डर किए हैं कि जी इस पे काम को जो है वो स्पीड अप किया जाए और जल्द अज जल्द इसका क्यों ये इतना काम स्लो होता है? हम बाहर रोड्स पे भी देख रहे हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत स्लो है काम। एक तो मौजूदा हालात, हमारा सियासी गहमा गहमी और गर्मी के बायस जो है वो हालात वहीं रुक जाते हैं, फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है, उसको टेक ओवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हालात वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हैं, ग्लोबली हम देख रहे हैं कि चेंज आया हुआ है, महंगाई हर तरफ है, मुल्क के किसी भी कोने, दुनिया के बल्कि किसी भी कोने में देख लें तो महंगाई हर तरफ ज़्यादा ही है। एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ा सा कह लें, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग उसमें डिसीजन मेकर बंदा चाहिए था। तो वो मेरे ख्याल से जो अभी हमारे पीएम आए हैं शहबाज शरीफ साहब, पंजाब में ऑलरेडी डिलीवर करके आए हैं और उनका तो काम का तरीकाकार भी यही है कि वो खुद सुबह फजर की नमाज के बाद भी साइड पे पहुंच जाते हैं। अच्छा। और वो मतलब खुद उसकी काम की निगरानी करते हैं और बिल्कुल ये बात वो, बल्कि उन्होंने उस दिन कहा भी, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे विजिट उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी मैं इस प्रोजेक्ट को 72 दिनों में कंप्लीट ऐसे प्रोजेक्ट मैंने करवाए हुए हैं, तो ये क्यों नहीं प्रोजेक्ट टाइम नहीं हुआ। तो अब देखिए इसको अगर वो अपना उसको मॉनिटरिंग प्रॉपर मॉनिटर करेंगे तो डेफिनेटली टाइमली चीज़ों को वो कंप्लीट करवा लेंगे। तो उससे इंशाल्लाह उससे भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है वो बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि हर तरफ हम देख रहे हैं महंगाई का जोर है, हर तरफ कोई ना कोई चीज़, जहाँ पे चीज़ का रेट कम था अब वो देख रहे हैं तो वो आसमानों से बातें कर रही है। हम सबसे पहले फ्यूल की कीमत को ही ले लेते हैं, पेट्रोल के हवाले से हम बात करेंगे तो 30% उसमें बढ़ा दिया गया है, जबकि पिछली हुकूमत में ये कहा जा रहा था कि रूस से वो जो है 30% जो है वो कम कीमत पर ऑयल लेंगे। तो ये क्या वजह है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वो तो हमें जहाँ से भी सस्ता तेल मिले हमें लेना चाहिए, इसमें तो हमें देखिए हमने इकोनॉमिकली देखना है, पॉलिटिकली कोई भी नहीं तो कम लेने की बात हुई थी, फिर एकदम से बढ़ा दिया गया। IMF का क्या इसमें रोल है, क्या मसाइल? लेकिन अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी हमारे सामने कोई वो एग्रीमेंट नहीं आया जो पिछली गवर्नमेंट ने किया था, कुछ रूस से लेने का कोई ऐसा एग्रीमेंट आया नहीं। आई डोंट नो कि उसमें क्या इशू है जो मतलब अब तो उसमें हुआ, लेकिन बादल मतलब मेरे ख्याल से देखिए हमें तो हम अपने नेबर कंट्रीज से भी जो है वो ट्रेड बढ़ानी चाहिए
हमारे हम तो अगर ट्रेड वाइज जो देखा जाए तो इकोनॉमी के लिहाज से तो हम हमारा कोई वो नहीं है कि हम उसमें पॉलिटिकल बैरियर्स को लेके आए। हमें जहाँ से जो चीज़ मुनासिब मिले हमें बिल्कुल लेनी चाहिए और उसको आवाम को उसका बेनिफिट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आवाम को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें तो हर तरफ महंगाई है और हर बंदा रो रहा है। तो आप चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स, कैपिटल इस्लामाबाद। आप क्या समझते हैं यहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं इस सिचुएशन में, सारे एक बिजनेसमैन को, या जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपकी ज़ाहिर है चेंबर ऑफ कॉमर्स के अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे मेंबर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो आपको क्या बताते हैं, क्या फीडबैक है उनका? देखिए, पहली बात तो मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि एक तो जो ये पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है इसको ख़त्म करना चाहिए। Exactly. ये तो देखें, इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इलेक्शन तो होना है, 2 माह 4 माह या 6 माह जो भी टाइम होगा उसमें होना है। जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी वो फिर आ जाएगी, इसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है। तो कम से कम इस चीज़ को वो रखा जाए। और दूसरा मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि फेडरल कैपिटल को पॉलिटिकल एक्टिविटीज से बिल्कुल जो है वो दूर रखा जाए। मैं यही देखती हूँ, जो भी धरना देता है या जो भी प्रोटेस्ट हो रहा होता है वो इस्लामाबाद के डी चौक में या इस्लामाबाद के हब में आके, सेंटर में आके किया जाता है। सारी इस्लामाबाद की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल, उसको थोड़ा सा काइंडली, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज से भी कि आपने कोई भी प्रोटेस्ट करना है आप इस्लामाबाद से बाहर करें। और गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसा कोई जगह मुख्तस कर दी जाए जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी आके कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहती है वो कराए। एक्चुअली उनके मसाइल भी है ना, वो ये कहते हैं कि जब तक हम कैपिटल के अंदर दाखिल होकर और रेड जोन के पास जाकर नहीं शोर डालेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जाहिर है हमारे सारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी इधर ही हैं। सोबिया, आप देखें अभी जो पिछले कुछ दिन पहले एक पार्टी अपोजिशन ने जो हंगामा बर्पा किया इस्लामाबाद में, बिल्कुल बिल्कुल ब्लू एरिया में, आप देखें क्या उससे नुकसान हुए। बिल्कुल जी, पौधे जितने थे हमारे जला दिए और बहुत सारे वहाँ पे। तो देखें, इन चीज़ों से मेरे ख्याल से अगर वही कोई किसी एक जगह के ऊपर कोई एक जगह मुख्तस कर दी जाए और उस जगह के ऊपर वो अपना एहतजाज करें, रिकॉर्ड तो वो तो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। हाँ, उसमें मैं ये कहूँगा कि इदारों को चाहिए कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जी इस्लामाबाद का जो टेरिटरी है ये रेड जोन है। हाँ, इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई पार्टी नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए, क्योंकि हम खुद भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं जब पता चलता है उसके साथ आपके मोबाइल नेटवर्क जो है वो भी सारा कुछ बंद हो जाता है, पूरी नेटवर्किंग खत्म हो जाती है, तो आप डिस्टर्ब हो जाता है। एक बिजनेसमैन के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक दिन के लिए उसकी कितनी जो है मतलब जो भी उसका काम होगा उसमें कितना हर्ज हो सकता है। हम इसी मौजू पर मज़ीद बहस करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद शकील मुनीर साहब के साथ, और उनके ऑफिस में ही हम बल्कि इस वक्त मौजूद हैं। और हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे जो आजकल मौजूदा सूरत हाल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, जो हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है उस हवाले से, और इस बिज़नेसमैन के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। जी शकील मुनीर साहब, मुझे एक और बात बताइएगा, ये गाड़ियों के हवाले से हम अगर बात करें कि अब गाड़ियों के रेट जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, उनके भी रेट आसमान से बातें कर रहे हैं, और एक आम इंसान, आम बंदे की दस्तर से बाहर हो गई। छोटी गाड़ी भी सोचे तो वो भी 18-20 के रेट पे जा चुकी है। तो अब क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ये गाड़ियों के रेट, क्या आप समझते हैं ये कम होंगे या ये मज़ीद आगे बढ़ेंगे, और क्या अब आवाम इस बारे में कर सकती है, क्योंकि अब आवाम के तो बस से बाहर होगी मेरे ख्याल से ये चीज़। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। उसकी एक रीज़न तो खैर ये है कि डॉलर का बढ़ना, उससे भी गाड़ियों पे भी इफ़ेक्ट आया। लेकिन दूसरी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो असेंबलिंग हो रही है गाड़ियों की, ये टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे होनी थी गाड़ियों की,
ये गवर्नमेंट का ये मेयर्स थे कि जी यहाँ पे गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो, और वो लेकिन वो अभी तक जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अभी तक हम यहाँ पे गाड़ियाँ असेंबल नहीं कर रहे हैं। सही। अच्छा, और उस वजह से हमें फिर वही बात है कि इंपोर्ट ही करनी पड़ती हैं जो भी उसके पार्ट्स हैं ज़्यादा, तो उसका इफेक्ट आता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कुछ मेयर्स लेने चाहिए कि लग्जरी जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई जाए, और जो एक आम इस्तेमाल में जो गाड़ी है आम बंदे के उसके रेट्स को कम किया जाए। आप देखें उसमें छोटी गाड़ियां जो हैं जो एक आम आदमी के यूज़ में आती है उसको कम किया जाए, उसके रेट्स को। हम एक लोकल ऑल्टो की बात कर लें तो उसके रेट देख लें 18.5 मेरे ख्याल से या 19.5 लाख हो गया, इस तरह उसका रेट बढ़ चुका है। मुनासिब किया जाए ताकि एक आम बंदे की अप्रोच में आ सके। दूसरा ये कि हमारी ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं। अच्छा, अब हमारे यहाँ आप ये देखें कि माशाल्लाह से हर घर में मतलब हर फर्द के पास एक गाड़ी है। सही बात। ये एक देखे ना, लोगों ने अपनी जरूरतें भी बढ़ा ली हैं। उससे ये भी हुआ है कि आप ट्रैफिक भी बढ़ गया है उससे। सड़कों पे भी आपको देखें कि गाड़ियां आप मतलब उसमें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो अगर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई बेहतर हो हमारे यहाँ, तो जैसे अभी मेट्रो आप देखें चल रही है, लेकिन मेट्रो अब चूंकि सारे शहरों में तो नहीं चल रही, तो मेट्रो का बहुत बेनिफिट है कि इससे लोग जो है और बड़ा सुकून वो सफ़र होता है कि आप आराम से कहीं पे भी जाना है, आप उसमें बैठें और आप 20 मिनट में 25 मिनट में सही बात, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते। लोगों को भी थोड़ा आपसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी, अभी जो इस वक्त जो चूँकि एनर्जी क्राइसिस हैं, तो मेरे ख्याल से व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं उसके ऊपर देखना चाहिए। लेकिन वो भी तो महंगी बहुत ज़्यादा है। नहीं, उसको अगर हम चाइना से मतलब उससे कोई यहाँ पे, मैंने तो यही सुना है कि जापानीज या चाइनीज जो भी हैं वो सारी बंद कर दी गई हैं। अगर करें हम उनको अगर इनकरेज करें कि जी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो, इंपोर्ट पे ना जाएं हम, बल्कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोकली करें, मेरे ख्याल से उससे हमें बहुत बेनिफिट हो सकता है। और उससे छोटी गाड़ी जो है उसको आप लोकली मैन्युफैक्चर करें, आपका फ्यूल भी बचेगा और आप जो है वो एनर्जी भी सेव करेंगे उस लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको आप देखें ना, हमने बगैर, पहली बात तो ये कि हम सोचे समझे बगैर समटाइम जो है ना कुछ गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं। जैसे अब गैस को सीएनजी जब लगना शुरू हुई तो किसी ने ये नहीं सोचा कि जी हम गाड़ियों में सीएनजी गैस इस तरह से भर भर के देंगे तो कल को मतलब है हम कैसे सर्वाइव करेंगे। हाँ बिल्कुल। आज आप देखें कि आज आपके पास मतलब है गैस जो है वो चूल्हा जलाने के लिए भी नहीं है। बिल्कुल, मतलब सही बात। हाँ। अगर वही उस वक्त मेजर्स ले लिए जाते, सीएनजी की बजाय उसको एलएनजी के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता। कुछ इसके आप देखें उस वक्त सीएनजी जब स्टेशन लगे, करोड़ों रुपया स्टेशन के लिए इंपोर्ट, जितनी दुनिया में यूज मशीनरी थी लोगों ने इंपोर्ट कर करके यहाँ पे इंस्टॉल कर ली। अब वो सारी की सारी जो है वो आपकी स्क्रैप हो गई। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ कि आपके पास है नहीं नेचुरल रिसोर्स, जब अवेलेबल ही नहीं। अच्छा, फिर हम उसके बाद हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज पे हम आगे एक्सप्लोरेशन भी तो नहीं कर रहे। हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी तो बढ़ाने चाहिए ना, उसके ऊपर हमारा काम कोई नहीं हो रहा। हम देखें अब पाकिस्तान ऐसा खित्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में वेल जो है वो 1/8 की रेशो है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये 2/3.3 की रेशो है। इतना अच्छा रेशो है। लेकिन हमारे यहाँ एक्सप्लोरेशन हो नहीं रही। हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट इस पे आप देखें, अब जुल्म ये है OGDCL का और हमारा PPL का MD नहीं है अभी तक। पिछले 3 साल से 4 साल से MD नहीं है। अच्छा। अब देखें, आप किसी डिपार्टमेंट का हेड ही नहीं आप गवर्नमेंट उस पे लगा रही कोई, तो वो डिपार्टमेंट से आप क्या तवक्को रखेंगे कि आपको वो वहां पे प्रोग्रेस देगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम देखें, आप डिपार्टमेंट को टास्क दें कि जी ये आप OGDCL अब बहुत बड़ा इदारा है आपका, इसी तरह PPL का हो गया, इमाड़ी गैस हो गया, ये बड़े इदारे हैं, आप इनसे बेनिफिट लें ना। अब उसमें देखें आप कि हमारे OGDCL और PPL के MD ही नहीं है पिछले 3 साल से 4 साल से। तो जब आप किसी इदारे का लीडर ही नहीं होगा तो उस इदारे से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो आपको उसके बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें कुछ मेजर्स लेने होंगे, लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं कि हम लें। हम उसमें हमारे पास अच्छा मिनरल में हम लोग इतने रिच हैं,
कि हम अगर नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से हम अपनी एक्सप्लोरेशन बढ़ाएं। हम इस वक्त आप देखें हमारी 80,000 बैरल जो है हमारी अपनी प्रोडक्शन है पाकिस्तान की पर डे की, जबकि हमारी पर डे की कंजम्पशन जो है वो 3 लाख बैरल है। आप देखें कि हम मतलब कितना यानी 3 गुना 4 गुना ज्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्या वजह है कि हमारी एक्सप्लोरेशन नहीं है, हम वेल नहीं नए वेल जो है उनके ऊपर काम नहीं हो रहा, हम इनकरेज नहीं कर रहे, उसमें हम कंपनीज को इनकरेज करें, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो, हम हमारी एक्सट्रैक्शन हो, तो डेफिनेटली आप देखें कि हम हमारी अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। उससे भी हम आप देखें कि हमारा जो इंपोर्ट है वो कम होगी, इंपोर्ट बिल जो है वो कम होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं, हम लोग तो एक आम एक मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि आम इंसान उसको इतना चीज़ों का इनकी समझ नहीं आती, एक बिजनेसमैन को ज़्यादा इन चीज़ों का पता चलता है। और आप तो चेंबर ऑफ कॉमर्स में बैठे हैं और लीड कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को ज़्यादा देख रहे होंगे, ज़्यादा आपकी नज़र से गुजर रही होंगी। मुझे अब थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइएगा शकील साहब कि आप इतने बिजी स्केड्यूल में कैसे अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं? बस ये आजकल तो वैसे ही बहुत टाइट किस्म का स्केड्यूल चल रहा है, तो क्या आप कैसे टाइम निकलता है फैमिली के लिए? जाहिर है फैमिली के लिए तो टाइम बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल नहीं, फैमिली से तो बिल्कुल मैंने मतलब है वो एक्सक्यूज किया हुआ है कि भाई मैं जब तक इस पोस्ट पे हूँ तो मैं मतलब टाइम नहीं दे पाऊंगा भरपूर तरीके से। तो बस कुछ कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ों को, अपने बिजनेस को भी कुछ टाइम दूँ, चैम्बर के एक्टिविटीज़ भी रखूँ और फैमिली के लिए भी कुछ उसको टाइम जो मैं कर सकता हूँ स्पेयर करता हूँ। लेकिन जाहिर है ये एक लाइफ तो आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं निकाला, मतलब आप चेंबर ऑफ कॉमर्स के हेड हैं, तो आपने कोई ऐसा आइडिया नहीं दिया कि सारे जो जबकि ये कह दिया गया कि इंपोर्ट बंद कर दी गई है, तो कुछ अपने जो सारी बिजनेस कम्युनिटी है, कुछ ऐसे अपने प्रोडक्ट्स हैं जो वो उनको लॉन्च करें, उनके की प्रोजेक्शन के लिए काम करें, कुछ इस तरह का नहीं है आप लोगों का लाया अमल? नहीं देखिए वो तो बिल्कुल है। हाँ। उसमें तो हम मतलब जितनी भी हमारी इंडस्ट्री काम कर रही है, हम तो ये बात हमेशा से कहते हैं, बीइंग पाकिस्तानी देखें, मैं हमेशा ये मेरा मैसेज होता है हर बिजनेसमैन को कि हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस करें। हम कभी भी हमारी कोशिश नहीं होती कि हम इंपोर्ट की तरफ जाएं, लेकिन जब अब देखें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट करना है, एग्जैक्टली जो है ही नहीं हमारे पाकिस्तान में बनी नहीं रही, उसका तो हमें उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से हम और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की जानिब जब तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी हमारा सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आप पिछले 4-5 साल से आप ये देखें कि इंडस्ट्रियल हम हर एरिया में ईपीजी एसईजी की ज़रूरत है, उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी करती है कि जी ये बनने चाहिए, लेकिन नहीं बने। अगर कोई बने भी हैं एसईजी तो वो कंप्लीट नहीं है। सही। आप देखें उसके बेनिफिट लोगों को दें। सही। आप जब तक लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे कि लोग अब देखें, अब यहाँ पे मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो फैसलाबाद में जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं, वो हतार में जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि उन्हें वहाँ बेनिफिट मिल रहे हैं, हतार में, गदून में, फिडमिक में, कि वहाँ पे उन्हें वो ईपीजी के एसईजी के बेनिफिट मिल रहे हैं, वो टैक्स हॉलीडेज मिल रहे हैं, वो इसलिए उधर जा रहे हैं। अगर देखें हर शहर में आप इसी तरह एसईजी ईपीजी बना दें और उसका बेनिफिट दे दें इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो वो डेफिनेटली जो है वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। हम इस्लामाबाद चैम्बर जो है पिछले 2 साल से इस पे एफर्ट कर रहा है कि हमारे यहाँ देखें 3 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, एक I9, I10 और काउटा ट्रायंगल, जो कि अब बहुत सैचुरेटेड हो चुका है। अब वहाँ पे बिल्कुल भी कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। सही। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें सेक्शन 4 लगा के कोई जगह एक्वायर कर दी जाए सराउंडिंग में पिंडी इस्लामाबाद के। हम वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट इस्टेब्लिश करते हैं, हम उसको अपने ओन से उसको डेवलप करेंगे, उसमें
फॉरनर भी जो आते हैं वो जब यहाँ लैंड करें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो वो उनके करीब एक्सेस में हो कि वो वहाँ पे जा सकें। आप देखें बेशुमार फॉरनर आते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो फेडरल कैपिटल के सराउंडिंग में कहीं पे उन्हें इंडस्ट्री के लिए कोई जगह मिले, वो इंडस्ट्री लगा सकें। तो आप देखें यहाँ पे हम अगर इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ बना लेते हैं, उसके साथ क्या होगा कि जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो यहीं पे इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और यहीं पे जब इंडस्ट्रीज लगेंगी, आप देखें इंडस्ट्रियल स्टेट बनने से कितना रोजगार आएगा कि आपका जितना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एक फर्द अगर उसमें मुलाजमत कर रहा है तो उसका पूरा खानदान जो है उससे जुड़ा हुआ है। आप और एक इंडस्ट्री लगती है तो 200-250 अफराद जो है एक इंडस्ट्री के लिए जरूरी होते हैं, यानी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो आप उनको, आप अगर इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ बनेगी तो मेरे ख्याल से एक लोगों को रोजगार मिलेगा, और एक उससे जो है काफ़ी मजीद बेहतरी आएगी, लोगों को के लिए इजी होगा, एक्सेस हो जाएगी उसमें कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा मौके मिल सकते हैं, और इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकती है। तो बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं, काफ़ी हद तक हम कह दें कि उसमें ओवरकम कर सकते हैं उसको चीज़ों को। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच शकील मुनीर साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला इतने बिजी स्केड्यूल में और हमें टाइम दिया, और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का दौरानिया कम है और मसाइल हमारे मुल्क के बहुत ज़्यादा है जिस पे हम डिस्कस करें तो नहीं, मैं यहाँ ये क्लोजिंग पे मैं ये बात कहूँगा सोफिया कि मेरा ये प्यारा वतन है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। कोई मैसेज आप देना चाहें तो? बिल्कुल, ये मेरा प्यारा वतन है, अल्लाह की ब्लेसिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत दुनिया के बहुत सारे ममालिक से हम बहुत बेहतर हैं हर लिहाज से। हमारे पास मेटल मिनरल्स के वसी ज़खायर मौजूद हैं, हमारे पास यहाँ पे आप देखें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की एक वसी रेंज है। हमारे फ्रूट जितने अच्छे, जितना डिलीशियस मैंगो और जितने डिलीशियस फूड हमारे हैं दुनिया में कहीं नहीं है। आप इस चीज़ को, हमारे पास चारों मौसम हैं जो मेरे ख्याल से कम ममालिक को मैसर होते हैं। तो अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत मुल्क हमें दिया है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें इसकी कदर करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए और सफाई सुथराई का ख्याल भी रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शकील मुनीर साहब आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। और नाजरीन, यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।